नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि जनजातियों में हम अगली जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बता दें कि इससे पहले हम 26 जनजातियों को पढ़ चुके। आज हम 27वीं जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो जनजाति आज है माल पहाड़िया जनजाति, जो कि एक आदिम जनजाति है। तो जैसे हम 24 जनजातियों को पढ़ लिए थे, उसके बाद क्या है कि हम सभी आदिम जनजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आदिम जनजातियों में भी इससे पहले हम कोरवा और सोरिया पहाड़िया को पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ 26 जनजातियों को कुल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सभी वीडियो को हम कह सकते हैं कि सभी जनजातियों को एक एक करके क्रम से हम पढ़े हुए हैं। चलिए हम बात करेंगे आज हम माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। बता दें कि माल पहाड़िया जनजाति का एक उपवर्ग भी माना जाता है, जिसे कुमार भाग पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक उपवर्ग है जिसे कुमार भाग पहाड़िया जाना जाता है। कुमार भाग पहाड़िया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इसका एक जो है वो उपवर्ग है। ये क्या है? उपवर्ग है। कह सकते हैं कि ये इसी में आता है। माल पहाड़िया जनजाति का ही एक उपवर्ग के रूप में माना जाता है, जो कि कुमार भाग पहाड़िया नाम से जाना जाता है। अब आइए समझते हैं एक एक करके हम माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। तो बता दें कि इससे पहले हम सौरिया पहाड़ी जनजाति जब पढ़ रहे थे, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम चर्चा किए थे कि ये सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया ये कहीं ना कहीं पहाड़िया जनजाति के श्रेणी में ही ये दोनों को रखा गया है। लेकिन कई ऐसे इतिहासविद हैं, या तो कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल के जो जितने भी इतिहासकार हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं बहुत तरह के मतभेद देखने को मिलता है इन सभी जनजातियों के वर्गीकरण के आधार में, क्योंकि सभी ने अलग अलग मत दिया है अपना। कोई कहते हैं कि नहीं, इसके इस वर्ग के अंतर्गत है। इनका किसी का कहना है कि नहीं, ये दोनों में काफी भिन्नता देखने को मिलता है और काफी अलग अलग रहन सहन या सांस्कृतिक के आधार पर, तो कई अलग अलग आधारों पर देखा गया है। बात करें तो इनकी यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनकी कह सकते हैं कि इनकी व्यवस्था भी अगर बात किया जाए तो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया ये दो ऐसे जनजाति जो कि पहाड़िया क्षेत्र, ये कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर, हालांकि वर्तमान में ये धीरे धीरे पहाड़ों से निकल ये कह सकते हैं कि जमीनी क्षेत्र में या मैदानी भाग में ये धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। बात करेंगे इनके समूह का, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक मतभेद है। रिजले कहता है कि रिजले के अनुसार से माना जाता है कि ये द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो लेकिन याद रखेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो वहां पे आपका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ही आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह के अंतर्गत है आता है, तो वो होगा द्रविड़ प्रजाति समूह। लेकिन जब तक आपको रिजले का नाम अगर नहीं दिया है, तब तक आपको आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ही लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग जितने भी ये कह सकते हैं कि जितने भी आदिम जनजाति है, लगभग आदिम जनजाति जो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से ही संबंधित है। एक हम सिर्फ चर्चा किए थे कि बिरजिया जनजाति जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलग प्रजाति समूह यानी द्रविडियन प्रजाति समूह से संबंधित है। बाकी सभी आदिम जनजाति जो सातों है वो सभी क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। लेकिन रिजले के अनुसार से ये माना जाता है कि ये द्रविड़ प्रजाति समूह के से संबंधित रखते हैं। आइए, इनमें से एक और इतिहासविद है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन के अनुसार ये माना जाता है कि इसका संबंध जो वो मलेर से बताया गया है। जब हम सौरिया पहाड़िया जनजाति पढ़ रहे थे तो वहां पे हम देखे थे कि वो जनजाति अपने आप को मलेर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि हैमिल्टन के अनुसार से कहना है कि माल पहाड़िया भी है, वो भी मलेर से ही कह सकते हैं कि इसका संबंध जो वो मलेर से बताया गया है। वहीं एक व्यक्ति है रसेल और हीरालाल। तो रसेल और हीरालाल के अनुसार से अगर देखा जाए तो ये इनका मानना है कि ये सकरा जाति के वंशज माने जाते हैं। ये सकरा जाति के वंशज है। तो कहीं ना कहीं कई इतिहासविद अपना अपना कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग मत देखा गया है। साथ ही साथ अब बताइए, जब इतिहासकार या तो फिर इतिहासविद या फिर पौराणिक जितने भी कह सकते हैं कि लेख है, जिसमें से साहित्यिक स्रोत जो भी मिलता है, उन सबों में जब मतभेद मिलता है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे आपके झारखंड के जितने भी एडिशन के बुक हैं, उन सभी बुक में भी अलग अलग देखने को मिलता है।
कह सकते हैं कि कई बुक में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत तरह से, अगर एक किताब पढ़ा हुआ है तो वो तो वही चीज पढ़ के चल गया, लेकिन अगर जो स्टूडेंट एक या दो किताब पढ़ लिया तो वहां पे क्या है कि दूसरे में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखना है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एक डाल्टन है, डाल्टन के अनुसार ये माना जाता है कि ये राजमहल के पहाड़ी लोगों से बिल्कुल अलग है। इनका कहना है कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनसे वो कह सकते हैं कि माल पहाड़ी जनजाति जो वो बिल्कुल भिन्न है। यानी कभी भी ये नहीं कह सकते कि राजमहल पहाड़िया की जैसा ही जो वो माल पहाड़िया भी है। और साथ ही साथ हम पिछले क्लास जब देखे थे तो हम ये भी चीज देखे थे कि माल पहाड़ी जनजाति जो है वो सौरिया पहाड़िया जनजाति को वो अशुद्ध मानते हैं। अशुद्ध ऐसा भी मानते हैं क्योंकि वो मांस मदिरा वगैरह में ज्यादा ये करते हैं, जबकि माल पहाड़ी जनजाति में ये काफी कम प्रचलन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में या पुराने समय में कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा कुछ रीति रिवाज उनका देखा गया है, या तो फिर भोजन के आधार पर भी कई तरह के जो भी मांस वगैरह के आधार है, तो उसके आधार पर ये कहीं ना कहीं माल पहाड़ी जनजाति जो है वो सौरिया पहाड़िया को अशुद्ध मानते हैं। तो और साथ ही साथ याद रखेंगे कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया ये दोनों में आपस में कभी भी विवाह नहीं होता है। ये दोनों में आपस में कभी भी विवाह नहीं होता है। तो इस तरह से हम अगर देखा जाए, इस तरह से अगर देख सकते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि इन दोनों में भिन्नता तो है, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि समानता अगर देखेंगे तो समानता कुछ कुछ आधार पर हम देख सकते हैं, लेकिन सभी आधार पर अगर बात करें कि डायरेक्टली हम बोलते कि पहाड़िया जनजाति में ही ये दोनों आते हैं, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर ये कह सकते कि अगर हम कहते तो ये गलत होगा, क्योंकि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति में दोनों में काफी भिन्नता देखने को मिलता है, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक आधार पर हो, चाहे उनकी आर्थिक व्यवस्था। हालांकि आर्थिक व्यवस्था भी ये दोनों का लगभग सेम माना जाता है, क्योंकि सौरिया पहाड़िया भी स्थानांतरित खेती या झूम खेती करते हैं जिसे वे कुरवा कहते हैं। माल पहाड़िया में भी ये स्थानांतरित खेती ये भी करते हैं, यानी ये भी झूम खेती करते हैं और ये भी उस खेती को कुरवा के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था तो ये दोनों का सेम है, लेकिन फिर धार्मिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है वो एक ही है। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों, ऐसा कहना गलत होगा कि ये दोनों एक ही पहाड़िया के एक ही समूह है, या तो कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग पहाड़िया के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि पहाड़िया के अंतर्गत ये दोनों को हम रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये दोनों जो है वो लगभग एक जैसा है, ये नहीं कह सकते। तो याद रखेंगे डाल्टन ने कहा कि राजमहल के पहाड़ी लोगों से बिल्कुल अलग माना जाता है। तो बहुत बार यहाँ से आपको इन सभी व्यक्ति के बारे में, या तो फिर कह सकते हैं इनके इन्हें जो भी स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से भी कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। बात करें अगर माल पहाड़ी जनजाति की भाषा का, तो इनकी भाषा जो वो माल्टो या तो फिर बहुत जगह माल्टो भी मिलता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार समूह से संबंधित रखा था। कह सकते हैं कि माल्टो भाषा जो आता है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, यानी कह सकते हैं भाषाओं में भी कई अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, एशियाटिक भाषा परिवार है, फिर भारत कह सकते हैं इंडो आर्यन भाषा है, यानी भारतीय भाषा जो इसको हम बोलते हैं। तो कई भाषा अलग अलग कह सकते हैं समूह में बटा हुआ है, और एक समूह में कई भाषाओं का संग्रह देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजों को याद रखेंगे। इनकी भाषा जो है वो माल्टो है। तो हम इससे पहले जब सौरिया पहाड़िया पढ़े थे तो उसका भी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं माल्टो ही मिलता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और माल्टो भाषा या द्रविड़ भाषा परिवार का जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उरांव जनजाति में भी देखने को मिलता है। तो वहां पे भी हम पढ़े थे कि कुछ ऐसे जनजाति है जिनका भाषा जो वो माल्टो भाषा या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित माना जाता है। और ज्यादातर जनजाति जो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से माना जाता है, ज्यादातर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा या तो फिर एशियाटिक भाषा समूह से माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जनजाति जैसे सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, फिर हम उरांव का बात किए थे, तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनका संबंध जो भाषा वो माल्टो भाषा से संबंधित है, यानी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
इनकी जनसंख्या अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या झारखंड में 1,35,797 के लगभग माना जाता है, और ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार से है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार से हम बता रहे हैं कि इनका जनसंख्या जो है वो कैसे 1,35,797, जो कि झारखंड की कुल जनजातियों का 1.57% माना जाता है, यानी 1.57% जो वो जनजातियों में कुल माना जाता है हिस्सा माल पहाड़िया का। और साथ ही साथ याद रखें, अगर पूछा जाए कि माल पहाड़ी जनजाति जो है वो झारखंड में इनका मुख्य निवास कहाँ माना जाता है, तो झारखंड में मुख्य निवास जो माना जाता है वो संथाल परगना क्षेत्र माना जाता है। तो संथाल परगना में जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, और राजमहल पहाड़ी हम जानते हैं कि किधर आप पढ़ चुके हैं, राजमहल की पहाड़ी जब हम, और साथ ही साथ जब हम झारखंड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इन सभी चीजों को हम पूरे मैप के माध्यम से हम समझेंगे एक एक करके कि कहाँ पे क्या है और कैसे कैसे हम उन सभी चीजों को हम चर्चा करेंगे। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे सिंहभूम क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र में अलग अलग पठार देखने को मिलता है, पठारी क्षेत्र। उसी तरह से अगर बात करें ऊपर में साहेबगंज क्षेत्र में, तो वहां पे भी अलग अलग पहाड़ी पठार देखने को मिलता है। फिर बीच में छोटा नागपुर पठार बटा हुआ है। तो ये अलग अलग पठारी प्रदेशों में भी झारखंड का विभाजन हुआ है। तो उन सभी चीजों को जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, झारखंड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उन सभी चीजों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ राजमहल क्षेत्र के अलावा ये कुछ कह सकते हैं कुछ संख्या में सिंहभूम क्षेत्र में भी देखने को मिलता है माल पहाड़ी जनजाति। तो याद रखिएगा, संथाल परगना के अलावा ये सिंहभूम क्षेत्र में भी कुछ देखने को मिलता है, कुछ हजारीबाग क्षेत्र कह सकते हैं हजारीबाग जिला अगर और भी क्षेत्र में देखने को मिलता है कुछ, लेकिन ये काफी कम संख्या में। लेकिन मुख्य जो माना जाता है वो स्थान जो है वो संथाल परगना क्षेत्र ही माना जाता है। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे तो माल पहाड़ी जनजाति से इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो माल पहाड़ी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। इससे पहले हम सौरिया पहाड़ी पढ़े थे, उसमें भी गोत्र नहीं पाया जाता। अब गोत्र नहीं पाया जाता तो इनमें किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि किस आधार पर इनका वैवाहिक संबंध होता है, और भी कई सारे किस तरह से इनका आधारित बटा होता है। तो इनमें क्या है कि एक उपनाम देखा जाता है, कह सकते हैं जो कि पारिवारिक विभाजन के तौर पर इनमें जब इस जनजाति में उपनाम देखने को मिलता है। जैसे कई अलग अलग उपनाम से संबोधित किया गया है, जैसे सिंह है, गृही, मांझी, आहरीति, नैया, डेहरी, लाया, पुजार, ये सभी जो वो कुछ प्रमुख उपनाम देखने को मिलता है माल पहाड़ी जनजाति में। तो याद रखेंगे इनमें गोत्र प्रथा तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इनमें उपनाम या तो फिर कह सकते कि पारिवारिक विभाजन के आधार पर, यानी जो भी पारिवारिक विभाजन के आधार पर इनमें कई नाम अलग अलग देखने को मिलता है, और जिनमें कह सकते हैं कि अपना अपना एक कह सकते हैं कि अपना अपना एक रीति रिवाज है, उन्हीं के आधार पर इनका अपना वैवाहिक संबंध या तो फिर जो भी संबंध वगैरह होता है उसी आधार पर होता है। अगर बात करें इनके गांव के प्रधान का, तो इनके गांव के जो मुखिया होते हैं माल पहाड़ी जनजाति में, उसे प्रधान के नाम से ही जाना जाता है। प्रधान के नाम से कहीं कहीं महतो मिलेगा, कहीं आपको ओहदार मिलेगा और कहीं आपको मांझी मिलेगा। तो ये सभी नाम से भी लगभग कह सकते हैं कि ये मिलता है। हालांकि मुख्य रूप से जो माना जाता है वो प्रधान और महतो के नाम से जाना जाता है, प्रधान या तो फिर महतो। साथ ही साथ कुछ जगह पे आपको मांझी भी मिलेगा और कुछ जगह पे आपको ओहदार भी मिलेगा। तो इन सभी चीजों को आप सभी शब्दावली को याद रखेंगे। अगर बात करें इनके अलावा कुछ प्रमुख पद होते हैं, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का कार्यभार होता है। जो भी इनकी जनजातीय पंचायत होता है, तो पंचायत में क्या है कि अपना अपना व्यवस्था होता है, जो कि अपना अपना कार्यों का संचालन अपना अपना करते हैं। जैसे बात करेंगे सरदार, तो सरदार का अपना एक काम होता है। फिर उसी तरह से मांझी है, फिर है प्रधान, फिर मुस्तगीर आता है और गोड़ायत आता है। तो ये सभी कुछ प्रमुख पद माना जाता है माल पहाड़ी जनजातियों में, जिनका अपना अपना कह सकते कि कार्य होता है, और अपना अपना कार्यों का संचालन ये अपने तरीके से जो भी इनको कार्यभार सौंपा जाता है उनके आधार पर ये अपना अपना कार्य करते हैं। याद रखेंगे इनके वधूमूली, कह सकते हैं कि इनमें वधूमूली का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसे पोन या तो फिर बंदी के नाम से पुकारते हैं, यानी पोन या बंदी कहा जाता है। अब पोन या बंदी कह सकते हैं, जब पोन का शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, जहां पे नकदी यानी पैसा का जब प्रयोग होता है, यानी जब पैसा दिया जाता है, जब पैसा दिया जाता है तो उसे पोन कहा जाता है, तो उसे पोन कहा जाता है। लेकिन अगर कह सकते कि वधु मूल्य के रूप में अगर वस्तु को कुछ वस्तु दिया जाता है, जैसे वस्तु कई तौर पर दिया जाता है कुछ आधार पर, तो उसको क्या है कि उसे
ये बंदी के नाम से पुकारते हैं। जब ये वस्तु देते हैं तो उसे बंदी कहते हैं, और जब ये पैसा देते हैं तो पैसा को ये पोन कहते हैं, और जब वस्तु देते हैं उसे बंदी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे कि वधु मूल्य जो इनमें है पोन या तो फिर बंदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे इनमें वधु मूल्य में बहुत में कह सकते हैं माल पहाड़ी जनजाति में सुअर को कह सकते हैं कि वधु मूल्य के रूप में देने की प्रथा देखने को मिलता है। और सुअर जो है वो माल पहाड़ी जनजाति के लिए कह सकते हैं कि आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का कह सकते हैं कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है माल पहाड़ी जनजाति में। और कह सकते हैं कि वो तिलक या तो फिर जो भी वधु मूल्य इनका होता है तो वधु मूल्य में ये सुअर को भी देते हैं, जिसको हम सुकर कहते हैं तो सुअर कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इनमें जो विवाह को जिनके माध्यम से विवाह तय किया जाता है, जिसको हम अगुआ के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे विवाह में किसी के माध्यम से जो विवाह संपर्क कह सकते हैं कि तय होता है एक दूसरे के साथ में, तो उसी को हम अगुआ कहते हैं, यानी अगुआ कहते हैं। तो उसका नाम यहाँ पे अगर माल पहाड़ी जनजाति की भाषाओं में अगर देखा जाए तो ये उसे सीथू या तो फिर सीथुदार कहते हैं, सीथू या तो फिर सीथुदार कहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि शादी विवाहों में जो अगुआ का कार्य होता है, चाहे वो मामा हो, फूफा हो, या तो फिर कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से इन सभी कार्यों को देखने को मिलता है। तो ये जो है वो अगुआ को सीथू या तो फिर सीथुदार के नाम से पुकारते हैं, और ये वधु मूल्य को पोन या तो फिर बंदी कहते हैं। तो ये सभी कह सकते हैं कि माल पहाड़ी जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का मुख्य रूप से इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या है, यानी कह सकते हैं इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है। तो ये मुख्य रूप से इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो वो कृषि माना जाता है, और ये कृषि पर ही आधारित माने जाते हैं। साथ ही साथ ये स्थानांतरित खेती या झूम खेती करते हैं, जिसे ये कुरवा के नाम से पुकारते हैं, यानी जो झूम खेती या स्थानांतरित खेती करते हैं उसे ये झूम खेती कहते हैं। अब हम कल चर्चा किए थे, इससे पहले क्लास में जब हम सौरिया पहाड़ियां पढ़ रहे थे तो वहां पे हम झूम खेती के बारे में पूरे डिटेल से समझे थे कि क्या है झूम खेती और कैसे उनकी खेती होती है। और भारत में झारखंड के अलावा भारत में सबसे ज्यादा झूम खेती कहाँ होता है, तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो है, चाहे वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी राज्यों में झूम खेती का प्रचलन पुराने समय में भी देखा गया है, और साथ ही साथ वर्तमान में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे झूम खेती का प्रचलन देखने को मिलता है। दरअसल झूम खेती या स्थानांतरित खेती वो वैसी खेती होता है जो कि कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में, जब पहाड़ी क्षेत्र में वो क्या करते हैं कि जब वो खेती कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या पेड़ जो होते हैं उसको काट करके वहां पे नीचे गिरा दिया जाता है और जला दिया जाता है। उसको जलाने से क्या होता है कि वो मिट्टी में थोड़ा सा उर्वरता बढ़ता है, और मिट्टी में उर्वरता बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं उसमें बीज बोते हैं और वो खेती कार्य करते हैं। लेकिन जैसे जैसे देखा जाता है कि जब उसमें मिट्टी में उर्वरता कम होता जाता है, क्योंकि उतने खाद, अभी तो वर्तमान में खाद्य का प्रचलन देखने को मिलता है कि काफी खाद्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि खाद्य ग्रह नहीं, वो इसी का इस्तेमाल करते थे, यानी पेड़ पौधे को जला करके या तो फिर पेड़ जो पत्ते होते थे वो सड़ करके फिर जो मिट्टी में उर्वरता देखने को मिलता था उसके अनुसार से ये खेती करते हैं। लेकिन जब मिट्टी में उर्वरता समाप्त हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि खेती में उपज जो है वो काफी कम होने लगता है, यानी उपजाऊ भूमि जो है वो काफी कम होने लगता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं वो क्षेत्र से स्थानांतरित होकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी वहां को वो छोड़ करके, उस जमीन को छोड़ करके वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर यही कार्य को वो दूसरे जगह दोहराते हैं, यानी फिर यहाँ पे भी वही जो कार्य पिछले बार किए थे वही कार्य को फिर वो दोबारा करते हैं, और फिर वहां पे भी पेड़ पौधे को काट करके साफ करते हैं और उसको जला करके फिर वहां पे खेती कार्य करना शुरू करते हैं। तो इसी को ये एक जगह से दूसरे जगह ये लगातार जो स्थानांतरण होता है उसी के आधार पर इसका नाम जो पड़ा वो स्थानांतरित खेती पड़ा, या तो फिर इसका नाम कई जगह झूम खेती भी देखने को मिलता है, और जिसे ये अपनी भाषा में कुरवा के नाम से पुकारते हैं, यानी कुरवा कहते हैं अपनी भाषाओं में। अब इनका भूमि का आधार पर अगर वर्गीकरण देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 4 वर्गीकरण किया गया है भूमि के आधार पर, यानी भूमि का वर्गीकरण जो वो 4 आधार पर किया गया है। अब वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो भूमि का वर्गीकरण जो वो 4 आधार पर, जो मुख्य रूप से वो उपजाऊ के आधार पर किया गया है। जैसे सबसे पहला आता है वो है सेम वैसा भूमि होता है जो काफी उपजाऊ होता है, जहां पे उपजाऊ काफी कम होता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है। जहां पे उपजाऊ ज्यादा होता है
कह सकते हैं कि अधिक उपज वाली भूमि को ये सेम के नाम से पुकारते हैं, यानी सेम कहते हैं उसे। वहीं दूसरा आता है टिकूर, और टिकूर को हम यानी अपने भाषा में टाण या तो फिर टिकूर कहते हैं, जो कि कम उपजाऊ, थोड़ा कम उपजाऊ वाला भूमि होता है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में होता है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में या थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में होता है, जिसे हम टाण या तो फिर टिकूर के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा कम उपजाऊ वाली भूमि होता है, और इसमें जो कह सकते हैं कि फसल जो होता है वो काफी कम होता है, और जो फसल होता भी है वो कुल मिलाकर वर्षा पर पूरा आश्रित होता है। तीसरा आता है वो है डेम। डेम जो वो मध्यम उपजाऊ वाली भूमि होता है, कह सकते हैं कि ना ही इसमें कम होता है ना ही बहुत ज्यादा होता है, ये कह सकते हैं एक मध्यम उपज वाली भूमि होता है, उसी को ये डेम कहते हैं। साथ ही साथ चौथा आता है वो है बाड़ी, और बाड़ी जो है ये घर के सामने जो भूमि होता है, कह सकते हैं कि जो घर के अगल बगल वाली जो भूमि होता है उसे ये बाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो कह सकते हैं घर के सामने जो वाली भूमि होता है उसे ये बाड़ी कहते हैं, और इसे ये किचन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किचन गार्डन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ऐसे भूमि पर ज्यादातर देखा गया है वो साग सब्जी का कह सकते हैं कि उपजाऊ होता है, और जो भी वो खेती करते हैं वो साग सब्जियों की खेती करते हैं, इसीलिए इसे किचन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है बाड़ी को। तो याद रखेंगे ये भूमि के आधार पर इनका वर्गीकरण जो देखा गया है वो 4 अलग अलग वर्गों में कह सकते हैं वर्गीकरण हुआ है। सेम जो अधिक उपजाऊ वाली भूमि है, टिकूर यानी कम उपजाऊ वाली भूमि है, डेम कह सकते हैं ये मध्यम भूमि, क्या कह सकते हैं कि मध्यम उपज वाली भूमि है, और चौथा है बाड़ी, जो कह सकते हैं कि घर के सामने वाली भूमि होता है, जिसको किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है, उसे बाड़ी के नाम से जानते हैं। अब इनकी अगर धार्मिक व्यवस्था का अगर बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि इनका सर्वोच्च देवता किस नाम से जाना जाता है। तो ये अपने सर्वोच्च देवता को धरती गोरासी गोसाई या तो फिर इसी में एक और नाम याद रखेंगे वीरुमती गोसाई या तो फिर वीरू गोसाई, इनका जो है वो सर्वोच्च देवता माना जाता है, जो कि सूर्य के समान देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि ये सूर्य के प्रतिरूप ही माने जाते हैं। इनका जो सर्वोच्च देवता होते हैं धरती गोरासी गोसाई। अब बात करेंगे इनमें कुछ पूजा और कह सकते हैं जो त्योहारों का प्रचलन देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जेठ में एक पूजा करते हैं। जेठ में कह सकते हैं ज्येष्ठ मास जो होता है उसमें ये एक पूजा होता है जेठ महीने में, बीची एराई पूजा। अब बीची एराई पूजा ये ऐसा पूजा होता है जो कि जनरली जब स्थानांतरणशील खेती होता है तो उसमें बीज बोने का जो कार्य होता है उसी को ये बीची एराई पूजा कहते हैं, जो कि ये जेठ महीने में मनाते हैं। और बीची का अर्थ ही होता है बीज, तो याद रखेंगे ये बीची शब्द है, बीची का अर्थ होता है बीज, और एराई का अर्थ होता है जो कि उसमें डालना या तो फिर खेती करना, उसी को हम कहते हैं बीची एराई पूजा। दूसरा आता है भादो महीने में ये एक गांगी पूजा करते हैं। भादो महीने में ये गांगी पूजा करते हैं, गांगी पूजा। फिर अगहन महीने में ये ओसरी एराई या तो फिर घंघरा पूजा, कह सकते हैं जब घंघरे का फसल होता है तो उस समय ये एक त्योहार मनाते हैं जिसे ये ओसरी एराई के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर ये जो पूजा इनका देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं फसलों पर ही आधारित है, कि जब फसल कार्य कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से संपन्न होता है, या तो जो भी उपजाऊ जो भी वो फसल को उसमें बोते हैं, तो जब वो फसल कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो मुख्य रूप से अलग अलग फसल का त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो वही सभी नाम को हम जानते हैं। और सबसे इनका महत्वपूर्ण जो पूजा देखने को मिलता है वो माघी पूजा, जो माघ महीने में मनाया जाता है। तो माघी पूजा जो है वो इनमें सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है माल पहाड़िया जनजाति में। और साथ ही साथ याद रखें इनके धार्मिक प्रधान जो है, धार्मिक प्रधान को देहरी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि माल पहाड़ी जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे देहरी के नाम से या तो फिर देवरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे माल पहाड़ी जनजाति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा, और कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि उतना इंटरेस्टेड चैप्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से कई सारे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप इन सभी चीजों को थोड़ा सा इनमें इंटरेस्ट लाइए और इन सभी चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। और काफी आपको जब एग्जाम में यहाँ से सवाल देखेंगे तो आसानी से आप उन सभी सवालों को हल कर पाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।